Hello everybody, I am here to make you revise accounting standard number 7, that is construction contracts. रेवेन्यू रिकॉग्निशन इन रिलेशन टू कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात इस एएस में होती है। इस एएस में जितनी भी बातें होती हैं वो रिलेशन टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन है इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड अगर कोई भी रेवेन्यू आपकी एंटिटी को मिल रहा है उसकी काउंटिंग कैसे होगी, दैट इज फ्रॉम एएस 7 पॉइंट ऑफ व्यू। ओके सर, सबसे पहले एएस 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है सर? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन ऑफ असेट्स और ग्रुप ऑफ असेट्स। किसी असेट को बनाने के लिए या तोड़ने के लिए, डिस्ट्रक्ट करने के लिए, या ग्रुप ऑफ असेट्स को बनाने के लिए या तोड़ने या उनके मतलब डिस्ट्रक्ट करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं दैट इज नोन एज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। एज पर एएस 7 इसकी ये डेफिनेशन है। सर ये एएस किस पे एप्लीकेबल होता है? एएस 7 इज एप्लीकेबल टू ओनली कॉन्ट्रैक्टर्स। यस और नो? सर इसमें सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स कवर्ड नहीं होते। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कवर्ड अंडर दिस एएस। ये रिवीजन सीरीज में जो नोट्स में यूज कर रहा हूं बेटा, ये रिवीजन नोट्स आपको मेरे इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ओके, और आपके जो भी दोस्त हैं इंटरमीडिएट में अटेम्प्ट दे रहे हैं उनको एएस के लिए अगर आपको रिवीजन अच्छा लगे तो उनको भी शेयर कीजिएगा। प्लस मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने एएस 9 जिसमें सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स कवर होते हैं जो कि एएस 7 में कवर नहीं होते, वो एएस 9 में कवर होते हैं, उनकी भी रिवीजन लेक्चर्स मैंने अनलिस्टेड करके मेरी टेलीग्राम चैनल पे डाल के रखे हैं। कंप्लीट पेपर 1 का सॉल्यूशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, सो डोंट यू वरी अबाउट इट। नाउ सर, 3 बातें हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ी। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होते क्या है, किस पर एप्लीकेबल है सर? कॉन्ट्रैक्टर्स पर। कॉन्ट्रैक्टर्स पर मतलब सर मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूं, मेरी एक एंटिटी है, मैं बिल्डिंग बनाने का काम है मेरा, सो कैन आई से एएस 7 मेरे पे एप्लीकेबल होगा? यस नो? यस और नो? आंसर इज यस चार्टर्स। ओके सर, अब हमें इसमें पढ़ना है अकाउंटिंग, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस अकाउंटिंग को हम पढ़ेंगे 6 से 7 स्टेप्स में। स्टेप नंबर 1 हमारा होगा बेटा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। पहले मुझे ये बताना है कि व्हाट इज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, सॉरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या होती है सर? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या होती है सर? एनी कॉस्ट विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनकर्ड अप टू द डेट। अप टू द डेट मतलब सर मान लीजिए मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया, आप कस्टमर हो, आप पर एएस 7 नहीं है, मेरे पे एएस 7 है, मुझे कैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है ये बात करता है एएस 7, कैसे अकाउंटिंग होगी उसकी। ओके सर, अभी क्या हो रहा है ध्यान से समझने की कोशिश करना। सर मैंने क्या किया, मैंने आपको बोला कि ठीक है ये बिल्डिंग जो आप बोल रहे हो बनाने के लिए, आप कस्टमर थे, आप आए, आप बोल दे कि यार बिल्डिंग बनानी है, मैंने कहा ओके डन, मुझे 4 इयर्स लगेंगे, 5 इयर्स लगेंगे। ठीक है सर 5 इयर्स लगेंगे, ओके सर मैंने डे 1 पे बात करी, मैंने बोला देखो इस बिल्डिंग को बनाने में मेरे को लगेंगे कम से कम 5 करोड़ रुपए। कितने करोड़? 5 करोड़ रुपए लगेंगे, जिस तरीके से आपने बताया स्ट्रक्चर वगैरह। ओके सर ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या हुआ, जब मैंने बनाना स्टार्ट किया तो कहने से डे 1 से जब मैं बिल्डिंग बनाऊंगा तो मेरी कॉस्ट लगेगी, यस नो? बदले में मुझे वहां से कंसिडरेशन के फॉर्म में कुछ पैसा मिलेगा। ठीक है, हाँ अभी ध्यान समझना सर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट दैट इज नोन एज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए जो भी कॉस्ट लग रही है वो हो जाएगी मेरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट। अप टू डेट मतलब सर ईयर 1 के एंड तक मान लो मेरा 60 लाख रुपए का खर्चा हो गया, 60 लाख रुपए का खर्चा हो गया, बीइंग मैं कौन हूं? कॉन्ट्रैक्टर। तो सर 60 लाख की कॉस्ट लग गई मेरी। अब इस 60 लाख की कॉस्ट में वो डायरेक्टली प्लस इनडायरेक्टली सारा मिला लेना है, 60 लाख की कॉस्ट लग गई। अब मुझे एक बात बताना, ऑल माय डियर वंडरफुल फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, 60 लाख की जो कॉस्ट लगी, कहना इसे मुझे इंजीनियर से सर्टिफाई कराना पड़ेगा मेरा बात? यस और नो? इंजीनियर ने आके सर्टिफाई किया, जब इंजीनियर सर्टिफाई करके गया तो सर ये 60 लाख में से 45 लाख मेरा सर्टिफाइड वर्क है, लेकिन जो 15 लाख की कॉस्ट मेरी लग गई है वो अनसर्टिफाइड है, कहना इसे वो नेक्स्ट ईयर मेरी सर्टिफाई होगी, चलेगा? हाँ, तो इंजीनियर जब आया था तब तक मैंने 45 लाख की कॉस्ट सर्टिफाई करा ली। टोटल कॉस्ट ईयर एंड पर 60 लाख लगी, जिसमें से 15 लाख कौन सी हो गई? कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज व्हाट? एनी कॉस्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनकर्ड अप टू द डेट। कौन सी डेट? ईयर एंड पे, जिसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। एम आई क्लियर चार्टर्स? यस नो?
ओके सर, इसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। सर कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, जब मैंने उसको बोला कि भाई 5 करोड़ रुपए लगेंगे इस बिल्डिंग को बनाने के लिए, 5 साल तक काम लगेगा, कैन आई से डे वन पे मैंने 5 करोड़ रुपए जो बोला, दैट इज नथिंग बट इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? यस सर, इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो। सर इसके अलावा सर मैंने सोचा, जो जो चीजें डे वन पे सोची और उसके ध्यान से मैंने जो प्राइस बताई, दैट इज माय इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, प्लस कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा लगे, कुछ वेरिएशन हो गया कॉन्ट्रैक्ट में, कोई वेरिएशन होगा, आप आगे 1 साल के बाद बोलते हो कि सर इसमें ना 2 माले के बाद ना एक अपने को बालकनी भी उस तरीके से देना जो अपन ने डे वन पे डिस्कस नहीं किया था, कहना इसे मुझे वो एक्स्ट्रा वेरिएशन के लिए एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा, एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा तो कहना ही से मुझे एक्स्ट्रा प्राइस मांगनी है, दैट इज नथिंग बट द वेरिएशन, ये भी मेरा रेवेन्यू का पार्ट हो जाएगा। बीइंग द कॉन्ट्रैक्टर, मैं कौन हूं? कॉन्ट्रैक्टर। डन। ओके सर, प्लस एस्केलेशन। सर डे वन पे जब मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया था कि बिल्डिंग बनाऊंगा 5 करोड़ रुपए लगेंगे, बट पॉइंट इज, क्या 5 साल जो मैं मटेरियल यूज करने वाला हूं, सीमेंट, रेती, गट्टी, जो भी है, मिट्टी वगैरह जो भी है, सबकी कीमतें सेम रहेंगी? नहीं सर, इन्फ्लेशन आएगा, कीमतें बढ़ेंगी। सर कीमतें बढ़ेंगी तो कहने से वो ड्यू टू इन्फ्लेशन कोई एस्केलेशन कॉस्ट बढ़ी तो कहने से उतना कॉस्ट मेरे को रेवेन्यू में भी बढ़ाना पड़ेगा। यस नो? आंसर इज यस। मैं लॉस में क्यों काम करूंगा? हाँ करेक्ट। प्लस क्लेम्स, मैंने बोला था 5 साल में कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन मैंने उनको बोला कि भाई देखो, अगर हो गया 5 साल से पहले कंप्लीट कर दिया तो, सामने वाले ने बोला अरे यार बहुत अच्छा है यार, हम तो चाहते ही हैं, अगर आपने कर दिया तो चलो हम आपको कुछ बोनस दे देंगे। बोनस, जितने दिन पहले आपने कंप्लीट किया, 1 लाख पर डे का रेवेन्यू आपका बढ़ा दिया, जितने दिन पहले कंप्लीट कर दिया। कहना इसे, मान लो मैंने 30 दिन पहले खत्म कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बिल्डिंग 30 दिन पहले बना के खड़ी कर दी, कहना इसे 30 दिन पहले मतलब 30 lakhs इज माई क्लेम। यस नो? यस सर। पेनल्टी, पेनल्टी मान लो मैंने बोला था 5 साल में कंप्लीट हो जाएगा, उन्होंने बोला 5 साल में पक्का हो जाएगा, मैंने हाँ, बोले अगर लेट हुआ ना तो पर डे 1 लाख रुपए फाइन, और मैं 15 दिन लेट हो गया, कहना इसे 15 लाख का मुझे पेनल्टी लग गया। यस नो? वो रेवेन्यू से ही तो कम होगा। हाँ, मुझे अलग से पेनल्टी थोड़ी देनी है। हाँ, सो कैन आई से दिस इज नथिंग बट माय कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। सर क्या क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनिशियल डे वन पर, देन वेरिएशन, देन एस्केलेशन, देन क्लेम्स, देन पेनल्टी लेस कर देंगे। एम आई क्लियर? आगे बढ़ते हैं सर, स्टेप नंबर 2 हमारा क्लियर है बहुत अच्छे से। ठीक है सर, आते हैं स्टेप नंबर 3 पर। अब मुझे एक बात बताओ, 5 साल तक बिल्डिंग बनेगी, लेकिन खर्चे तो हर दिन होने, हर साल की मुझे अकाउंटिंग करनी है, तो कहना है से मुझे अकाउंटिंग करनी है, तो AS7 बोलता है कि आप डिग्री ऑफ कंप्लीशन मेथड का इस्तेमाल करो। डिग्री ऑफ कंप्लीशन मेथड क्या बोलती है सर? डिग्री ऑफ कंप्लीशन मेथड बोलती है आज तक की आपकी जितनी कॉस्ट है, और डे वन पे जो आपने एस्टिमेट करी थी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। सर मान लो 5 करोड़ मैंने उसको बोला था डे वन पे, मैंने क्या बोला था? मैंने उसको बोला था डे वन पर कि भाई 5 करोड़ इज माई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मतलब ये तो मेरा रेवेन्यू हो गया। मुझे समझ में आया था कि यार 4 करोड़ रुपए करीबन खर्चा आएगा, 4 करोड़ रुपए मेरा खर्चा आएगा, कहने से ये मेरी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है। डे वन पर, डे वन पर। हाँ सर, क्या ये चेंज होगी? क्या ये चेंज हो सकती? यस सर, बिल्कुल हो सकती है। हर ईयर एंड पर अपने को पता चलेगा कि एस्टिमेटेड कॉस्ट अपनी चेंज हो रही है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये एग्जांपल सेम रखना, डे वन पे मैंने क्या सोचा, 4 करोड़ का खर्चा आएगा, 5 करोड़ का रेवेन्यू कर ले, रेवेन्यू डिसाइड कर लेते हैं, 1 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा मेरे को। यही सोच के मैंने 5 करोड़ की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रखी थी। बट क्या हुआ दोस्तों, समय के साथ मान लो ईयर 2 के एंड पे आते आते मेरी जेब से कितने लग गए? 3.6 करोड़। कैन आई से दिस इज माई कॉस्ट इनकट टिल डेट? यस नो? यस और नो? ठीक है, मैंने क्या सोचा था, पूरे 5 साल में कितनी कॉस्ट लगेगी? 4 करोड़, लेकिन इन्होंने इतना ये बताया कि ये भी करना है वो भी करना है, सबकी मेरा रेवेन्यू बढ़ रहा है। अभी मैं सिर्फ कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। डिग्री ऑफ कंप्लीशन में मुझे डिग्री ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज निकालनी है मेथड में। याद रखना, हम स्टेप नंबर 3 में क्या थे? डिग्री, डीओसी, डीओसी मतलब डिग्री ऑफ कंप्लीशन। इसके लिए हमें परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, और उस परसेंटेज के बेसिस पे मैं कॉस्ट रिकॉग्नाइज करूंगा एज वेल एज रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा, और कॉस्ट और रेवेन्यू का जो डिफरेंस आएगा वो मेरा प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, तो अब मुझे ये परसेंटेज निकालना है, इस परसेंटेज के लिए मुझे कॉस्ट देखनी पड़ेगी आज तक कितनी लग गई। तो मान लो ये ईयर 0 है ना, यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बता दी, 5th ईयर है ये 5th ईयर है। ठीक है बेटा? हाँ, अभी ध्यान से समझना, ईयर एंड 2 तक मेरी जेब से कितना लग गया सर?
3.6 करोड़। मैंने सोचा कितना था, 4 करोड़। 3.6 करोड़, कोई दिक्कत नहीं सर, जितनी कॉस्ट बढ़ती जाएगी हम रेवेन्यू बढ़ाते जाएंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ कॉस्ट की बात कर रहा हूं, ध्यान समझना। ओके सर। सर 3 साल तक, 3 साल तक, यहां तक बेटा, ये वाला जो पार्ट है, अभी अगले 3 साल में मुझे ऐसा लगता है कि मेरी 3.4 करोड़ एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट लग जाएगी। फर्दर कॉस्ट लग जाएगी। चार्टर्ड आपको समझ में आ रहा है? मतलब डे वन पे 3.6 करोड़ मेरे, मतलब डे ईयर एंड टू पे ऑलरेडी मेरी जेब से कितने जा चुके हैं, 3.6 करोड़। अगले 3 सालों में मुझे ऐसा लगता है कि एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट और मेरी 3.4 करोड़ मेरी कॉस्ट लग जाएगी। कैन आई से दोस्तों, कैन आई से टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट मेरी कितनी हो गई है, 7 करोड़। कैन आई से एस्टिमेट चेंज हो गया। इस एस्टिमेट की वजह से मैं यहाँ पे कैसे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालूंगा, डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखना। ये मेरे पास है कितना, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट ईयर एंड टू पे मेरी कितनी थी, 3.6, और टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट मतलब इसमें 3.6 प्लस कोई फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट है क्या, 4, कहने से ये हो जाएगा 7। इस 3.6 डिवाइड बाई 7 इंटू 100 करूंगा मैं, 3.6 डिवाइड बाई 7 इंटू 100, कहने से मेरा आ गया ये 51.43%। ये मेरी क्या हो गई, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। ये देखो फॉर्मूला, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड अप टू डे, ये कहां से आ गया, स्टेप 1 से, हर ईयर एंड पे जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, प्लस टोटल एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। इस एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में जो कॉस्ट आज तक लग गई वो, प्लस फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट। एम आई क्लियर? इन दोनों का टोटल यहाँ पे आप उसको लिखोगे और इसको इससे डिवाइड कर दोगे, मतलब ए डिवाइड बाई बी इंटू 100, तो आपका परसेंटेज आएगा। एम आई क्लियर? सर अब मेरे पास क्या क्या आ गया, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट टिल डेट आ गई, हाँ सर। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आ गया, हाँ सर। सर डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी आ गया, यस सर आ गया। इस डिग्री ऑफ कंप्लीशन को मैं यूज करके हर साल प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉग्नाइज करूंगा। कैसे, मैंने दोनों को लिखा हुआ है, अगर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। सर क्या मुझे डे वन पे पता चलेगा, मुझे एक बात बताओ चार्टर्स, क्या डे वन पे पता चलेगा आपको कि कितना प्रॉफिट होने वाला है? क्यों सर, कॉस्ट ही पता नहीं है आपको। आप एक एस्टिमेटेड बेसिस पे कॉस्टिंग आपने लगा दी कि इतना कॉस्ट लग जाएगा, लेकिन वो फर्दर जब जैसे जैसे बिल्डिंग कंप्लीट होती जाएगी आपका एस्टिमेट चेंज होता जाएगा, कहना इसे आपका रेवेन्यू भी चेंज होगा। यस नो? रेवेन्यू कैसे चेंज हो रहा है सर, वेरिएशंस आ रहे हैं, एस्केलेशंस आ रहे हैं। सर बोनस मिला, हाँ। पेनल्टी, हाँ। तो कहना इसे दोनों चीजें चेंज होंगी। तो क्या डे वन पे आपको पता रहेगा कि 5 इयर्स के बाद प्रॉफिट होना है या लॉस, और कहना इसे ये प्रॉफिट एंड लॉस हर साल में रिकॉग्नाइज करूंगा, यस और नो? आंसर इज यस। सर अगर मान लीजिए प्रॉफिट आपका, देखो आपको पता है आपका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना है, हाँ सर, इनटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज निकाल लेना, और इसमें से लेस कर देना टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अप टू द डेट, जो ईयर टू के एंड पे अपन ने 3.6 ली थी वो, ठीक है। और उसको कंपेयर करना है किससे, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है उसका परसेंटेज, डिग्री ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज से इनटू, जो आया दैट इज योर टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट। और लास्ट ईयर, अब चूंकि ये ईयर टू का था, कहना इसी ईयर वन पे भी आपने कोई प्रॉफिट या लॉस रिकॉग्नाइज किया होगा, तो उसको आप लेस कर देना। सो कहना इसी करंट ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा। ये करंट ईयर का प्रॉफिट एज पर AS7 आप रिकॉग्नाइज करोगे। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? आंसर इज यस। एम आई क्लियर? पक्का तुमको समझा प्रॉफिट का, कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट कैसे रिकॉग्नाइज होगा? क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। सर लॉस हुआ तो सर कितनी कॉस्ट हो गई, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अप टू द डेट, ये स्टेप 1 पे अपन ने निकाला था। इसमें अपन ने क्या देखा था, वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड, ये टोटल, हाँ, अप टू द डेट। एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट, कहना ये टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट आ जाएगी। इस टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट से मैंने रेवेन्यू लेस कर दिया, हाँ, तो कहना ये फोर्सिबल लॉस आ गया, ये मेरा फोर्सिबल लॉस आ गया। और ये फोर्सिबल लॉस को प्रूडेंस के कंसेप्ट को अपन ने जो पढ़ा है उसके हिसाब से फॉलो करेंगे अपन प्रूडेंस, एंड रिकॉग्नाइज करेंगे एंटायर लॉस इन द करेंट ईयर इटसेल्फ। एम आई क्लियर? पूरा का पूरा लॉस हम करेंट ईयर में रिकॉग्नाइज कर देंगे। एम आई क्लियर? ओके। ये सब किस बेसिस पे हो रहा है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। सर स्टेप नंबर 5, अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर। अब मुझे बताओ, क्या मैं जब तक पूरा बिल्डिंग कंप्लीट नहीं होगा तब तक कुछ एडवांस लूंगा नहीं क्या?
कुछ तो लूंगा ना अमाउंट, जेब से थोड़ी लगाते बैठूंगा, मेरे पास पैसे ही नहीं, मैं कहां से जेब से लगाऊंगा पैसे, तो कुछ ना कुछ तो अमाउंट मैं लूंगा कस्टमर से। हाँ, तो मैं उससे क्या करूंगा, मैंने मान लो उससे हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट लेता गया, 5 करोड़ इकट्ठा नहीं लूंगा मैं, इंस्टॉलमेंट में ले रहा हूँ, हर साल 1 करोड़ लेते जा रहा हूँ। अब ध्यान से समझना, मैं हर साल जब प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा हूं, साथ ही साथ ये भी दिखाऊंगा कि अमाउंट कितना ड्यू है कस्टमर से या कितना रिसीव होना बाकी है, ऐसा। तो ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो अपने को लिखना है कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट प्लस रिकॉग्नाइज प्रॉफिट अगर कुछ है, लेस कर देंगे अगर कुछ लॉस है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट हुआ तो ऐड कर दो, लॉस हुआ तो लेस कर दो, प्लस लेस कर दो प्रोग्रेसिव बिलिंग्स। प्रोग्रेसिव बिलिंग्स मतलब जो पेमेंट ऑलरेडी आपको रिसीव हो चुका है ना, प्लस येट टू बी रिसीव्ड। इन बिलिंग मतलब जो ऑलरेडी अमाउंट बिल हो चुका है, मतलब वो आज या कल में मिलने वाला होगा। ध्यान से समझना क्या हुआ, आपको 1.5 करोड़ आप ऑलरेडी ले चुके हो ईयर 1 पे, तो कहना है ऑलरेडी पेमेंट रिसीव हो गया आपको, प्लस इस साल आपने 1 करोड़ का बिल उनको ऑलरेडी भेज दिया और वो बिल अप्रूव हो गया है, तो कहना से आपने 2.5 करोड़ का ऑलरेडी बिलिंग कर चुके हो, यस और नो। हाँ, इसमें से 1.5 आपको मिल चुका है, 1 करोड़ येट टू बी रिसीव्ड है, बट ऑलरेडी बिल हो चुका है, तो मतलब आज या कल में मिल जाएगा। बट बाकी जो पेंडिंग अमाउंट है, बाकी जो पेंडिंग अमाउंट है वो तो यहां पे आ जाएगा ना, कि जो अभी पेंडिंग है दैट इज अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर, और अगर ये नेगेटिव आया मतलब अपन को एक्सेस मिल गया। याद रखना क्वेश्चन में कई बार ऐसा हो जाता है, नेगेटिव आया तो अपने को एक्सेस मिला है इस साल, तो अगले साल अपन एडजस्ट कर लेंगे उसको, ठीक है। हाँ, लास्ट ईयर में सब बराबर हो जाता है, रेवेन्यू के बराबर आ जाता है। एम आई क्लियर? ओके सर, वापस से एक बार बता दीजिए सर, जितनी कॉस्ट अब तक लग गई प्लस जो प्रॉफिट मैं रिकॉग्नाइज कर रहा हूं वो, तो कहना है सी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज माय रेवेन्यू, वही चाहिए मुझे। सर अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ, तो कहना है सी जो कॉस्ट लगी उसमें से लॉस में लेस कर दूंगा, और जितना अमाउंट कुछ मिल चुका है एडवांस में या मिलने वाला है, बिल हो चुका है लेकिन मिलने वाला है, कहना है सी वो भी लेस कर दूंगा, जो बचा दैट इज अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर। एम आई क्लियर? तो 5 स्टेप हो गए। पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप क्या था हमारा, पहला स्टेप था हमारा, तो स्टेप 1 वापस से एक बार, स्टेप 1 क्या था, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, स्टेप 2 कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, स्टेप 3 में हमने क्या सीखा था, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, स्टेप 4 में कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट या कॉन्ट्रैक्ट लॉस, स्टेप नंबर 5 अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर, एंड लास्ट स्टेप डिस्क्लोजर्स। AS7 हमें बोलता है कुछ डिस्क्लोजर्स देने हैं हमें, दैट इज पहला कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, दूसरा डिग्री ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज, कोई एडवांस पेमेंट रिसीव हुआ, कोई कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है, कोई प्रोग्रेसिव बिलिंग है, ये अलग है। एडवांस पेमेंट रिसीव मतलब मुझे एडवांस में पेमेंट मिल चुका है, मैंने उसके अगेंस्ट बिल भी रेज कर दिया था और वो पेमेंट मुझे मिल भी गया है। प्रोग्रेसिव बिलिंग में एडवांस पेमेंट तो आएगा ही आएगा क्योंकि मैं उसका बिल भी दे चुका हूं, प्लस वो पेमेंट जिसका मैंने बिल अभी रेज कर दिया है लेकिन पेमेंट अभी रिसीव नहीं हुआ है, येट टू बी रिसीव्ड, ओके। एंड लास्ट इज ड्यू फ्रॉम द कस्टमर। एम आई क्लियर चार्टर्स? तो ये 6 डिस्क्लोजर्स देने हैं। अब हमने पूरी अकाउंटिंग समझ ली जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब हम आ जाते हैं बेटा फटाफट से क्वेश्चंस पे। पिछले 17-18 मिनट्स में हमने पूरा AS7 रिवाइज कर लिया है बहुत एग्जॉस्टिवली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना अपने को एग्जाम में तो करके ही जाना है। चलिए आ जाते हैं मॉड्यूल में, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 6 आपका, ए फर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स ऑब्टेन्ड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस अक्रॉस रिवर रेवाठी, ठीक है। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल इन द रिकॉर्ड्स केप्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। रुपीज इन लैक्स दिया है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1,1000 है, वर्क सर्टिफाइड है 500, वर्क नॉट येट सर्टिफाइड मतलब अनसर्टिफाइड 105, फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट 495, प्रोग्रेसिव पेमेंट रिसीव 400, टू बी रिसीव्ड 140, है ना, ये सारी चीजें दी हैं। द फर्म सीक्स योर एडवाइस एंड असिस्टेंस इन द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स कीपिंग इन द व्यू रिक्वायरमेंट्स ऑफ AS7 इशूड बाय योर इंस्टीट्यूट। पूरी की पूरी अकाउंटिंग करने को बोला है कि AS7 के हिसाब से आप प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स कैसे करोगे, तो पूरी अकाउंटिंग पूछ ली। हमारा स्टेप नंबर 1 क्या था दोस्तों, कैलकुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अप टू द डेट,
तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अप टू डेट निकालने के लिए क्या करूंगा सर, एक तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड है, कहना इसी ये मेरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो गई। स्टेप 1 खत्म मेरा। अब प्रेजेंटेशन भी आप ऐसा ही एग्जाम में करेंगे, एग्जाम में चलेगा, बिल्कुल दौड़ेगा बेटा, है ना। सिंपल 605 सर कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, सर कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू दैट इज टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दी हुई है 1000, कहना इसे मेरा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू भी वही। सर डीओसी निकालना है मुझे, हाँ। सर क्या मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अप टू डेट है 605 है। क्या मेरे पास फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट वाला भी है, यस 495 है। कहना इसे इन दोनों का टोटल करके मैं टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ले आऊंगा। अच्छा मैंने क्या सीखा था, ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू इंटू 100 इज डीओसी परसेंटेज, यस और नो। मेरे पास कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अप टू डेट है प्लस फर्दर कॉस्ट है, तो कहना इसे मैं टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाल सकता हूं, हाँ सर। 605 495 1100, 605 डिवाइड बाई 1100 इनटू 100, तो कहना इसे 55% इज व्हाट, 55% इज व्हाट माय डिग्री ऑफ कंप्लीशन, यस नो। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, 1000 रुपए मुझे मिलने वाले हैं रेवेन्यू से, मेरी कॉस्ट कितनी लग रही है एस्टिमेटेड 1100, कहना इसे मुझे लॉस होने वाला है, लॉस होने वाला है कि नहीं, हाँ। एस्टिमेटेड कॉस्ट और रेवेन्यू, तो फोर्सिबल लॉस हमारा 100 का आ गया कि नहीं, यस और नो, प्लीज कंफर्म। कैन आई से लाइफ इज ब्यूटीफुल इन दिस क्वेश्चन, वी हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग इन डिटेल, यस ओके सर। अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर और टू कस्टमर, तो देखो कॉस्ट अप टू डेट कितनी है 605, लॉस कितना है सर 100 का। सर प्रोग्रेसिव बिलिंग्स, प्रोग्रेसिव बिलिंग्स में मुझे बताओ एडवांस पेमेंट रिसीव कितना है, सर एडवांस पेमेंट रिसीव क्वेश्चन में गिवन था प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव, मतलब जो ऑलरेडी रिसीव हो चुका, और टू बी रिसीव मतलब ये दोनों अपन मानेंगे किसमें, प्रोग्रेसिव बिलिंग में। तो कहना इसे 400 और 140, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, पेमेंट रिसीव 400 येट टू बी रिसीव 140, कहना इसे 540 हमारी प्रोग्रेसिव बिलिंग्स है। तो मुझे अमाउंट ड्यू टू कस्टमर कितना है, मतलब मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट मिल गया। और अमाउंट ड्यू टू कस्टमर कितना है, नेगेटिव आ रहा है, देखो इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बोला था, अगर पॉजिटिव आया मतलब मुझे मिलने वाला है, अगर नेगेटिव आया मतलब मुझे एक्स्ट्रा मिल गया है, इस साल एक्स्ट्रा अमाउंट मिल गया है, कितना मिल गया 35 लैक्स का, ठीक है। सर डिस्क्लोजर देने, हाँ। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना 55% है, तो 1000 इंटू 55%, 550। डिग्री ऑफ कंप्लीशन 55%, एडवांस पेमेंट रिसीव 400, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टिल डेट 605, प्रोग्रेसिव बिलिंग 540, क्योंकि येट टू बी रिसीव भी यहाँ पे आ जाएगा, हाँ। अमाउंट ड्यू टू कस्टमर 35 और फोर्सिबल लॉस भी 100 का। और ये फोर्सिबल लॉस कहना इसे इमीडिएटली इसी साल पीओरएल में रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा बाय फॉलोइंग प्रूडेंस, यस नो, आंसर इज यस। खत्म हो गया, खत्म खत्म। अब इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक क्वेश्चन है मई 2015 का, सीए इंटर अकाउंट्स के पेपर में आया था फर्स्ट ग्रुप के, पहले दो पेपर होते थे अकाउंट्स और एडवांस, अभी ये एडवांस एक ही पेपर है। ये मई 2015 में क्वेश्चन आया था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपन समझ लेते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है अगर आप नहीं करके गए तो प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक कंसेप्ट मुझे और बताना था कि हमारा फोर्सेबल लॉस 100 है, कहने से 100 रुपए के 100 करोड़ 100 लाख के लॉस को हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे, यस। बट याद रखना, याद रखना, इस 100 लाख में से ये 100 तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट का लॉस है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का लॉस है। करेंट ईयर का लॉस कितना आएगा सर 100 इंटू 55%, मेरा कितना था डिग्री ऑफ कंप्लीशन, तो करेंट ईयर का लॉस कितना है 55, रिमेनिंग 45 का हमने प्रोविजन बना दिया, ये भी लॉस है। टोटल लॉस हमारा 100 है, जिसमें से 55 करंट ईयर का है, 45 का हमने प्रोविजन बना दिया। सर ये 100 किसका है, टोटल सारे साल का मिला के, मतलब टोटल कॉन्ट्रैक्ट, करंट ईयर का 55 कैसे निकला, 55% हमारी डिग्री ऑफ कंप्लीशन। ये भी हम चाहे तो प्रेजेंट कर सकते हैं, बट आपके मॉड्यूल में से प्रेजेंट नहीं किया, मेरे हिसाब से करना चाहिए। ओके चल, क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ योर स्टडी मटेरियल, ध्यान से देखिएगा इसको बेटा। ओके सर, अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर हैज अ फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट फॉर 9000 lakhs, 9000 lakhs, 9000 lakhs to build a bridge in 3 years time frame. Summary of those financial data is as under. Year 1 में amount, initial amount for revenue 9000 lakhs, 9000 lakhs, 9000 lakhs.
टोटल रेवेन्यू कितना है 9,000 का। वेरिएशन इन रेवेन्यू 200 मतलब ये बढ़ गया दूसरे और तीसरे साल में, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड अप टू द रिपोर्टिंग डेट्स 20193 6168, लेकिन एक स्टार बना हुआ है यहाँ पे। ये स्टार क्या बोलता है सर, 100 लाख है स्टैंडर्ड मटेरियल के लिए स्टोर्ड एट द साइड टू बी यूज्ड इन द ईयर 3 टू कंप्लीट। मतलब इस 6168 में 100 लाख रुपए जो है वो ईयर 3 के हैं। मतलब इसका एक्चुअल कितना हो जाना चाहिए, 6068 हो जाना चाहिए ईयर 2 का। यस और नो, हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा कॉस्ट को। हाँ सर, और ये मुझे बताओ यहां से 100 हटा के यहां जाएगा तो ये 8200 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 8100 के बगल में डबल स्टार बने हैं। डबल स्टार क्या बोल रहा है, एक्सक्लूड 100 लैक्स फॉर स्टैंडर्ड मटेरियल ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम ईयर 2। कुछ नहीं, बस यहाँ 100 कम करके यहाँ पे इन ऑल ऐड कर देना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगना। ओके बेटा, ऑल माई चार्टर्स यहां तक सब साथ में। कैन आई से लाइफ इज ब्यूटीफुल, यस नो। ओके आगे बढ़ते हैं सर। एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर द होल कॉन्ट्रैक्ट, होल कॉन्ट्रैक्ट 950 1000 1000, ठीक है सर। क्या बोल रहे हैं, कंप्यूट ईयर वाइज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, रेवेन्यू expense contract cost to complete profit and loss recognized in the statement of PRL as per AS 7, as per AS 7 हमें सारी की सारी चीजें चाहिए, ठीक है सर। सबसे पहले मैंने आपको वर्किंग बनवाई थी टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट, है ना, रुपीज इन लैक्स। सर सबसे पहले अपने को पता था कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना है 9,000 हर साल का। हाँ, और इसमें से प्रॉफिट कितना है ये हटा दो तो कहना इसे, मुझे पता है रेवेन्यू कब आता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के बाद। मुझे प्रॉफिट पता है, मुझे रेवेन्यू पता है, कहना इसे मैं टोटल एस्टिमेट कॉस्ट निकाल सकता हूं यहां से, बिल्कुल निकाल सकता हूं। मैंने क्या किया, रेवेन्यू मेरे पास अवेलेबल था 9,000 9,200 9,200। सर ये 9,200 थोड़ी गिवन था बेटा, 9,000 प्लस 200 9,000 प्लस 200 तो कहना इसे 9,200 हो गया। हाँ हाँ सर करेक्ट, 9,200। इसमें से प्रॉफिट क्वेश्चन में ही गिवन था, लेस कर दिया तो मेरे पास टोटल एस्टिमेट कॉस्ट आ गई। इस टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट में से कहना इसे कॉस्ट इनकर्ड अप टू द डेट मुझे पता है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अप टू डेट स्टेप नंबर 1 वाली मुझे पता है। हाँ कैसे सर, लेस कर दिया, ये क्वेश्चन में गिवन थी 2093 6068, ये 100 इसमें से लेस हो जाएगा और 8200। हाँ सर मुझे बताओ एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट कितनी है, 5957 2132 और ये 0। कहना इसे ये समझ में आया। मेरे पास क्या था, मैंने क्या किया, मेरे पास रेवेन्यू अवेलेबल था, प्रॉफिट अवेलेबल था, इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा दैट इज माय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। इस एस्टिमेटेड कॉस्ट में से आज तक की जितनी कॉस्ट है वो मेरी लग गई है, तो कहना इसे टोटल फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट पता चल जाएगी। ये वैसा ही हो गया जैसा मैंने कंसेप्ट बताते वक्त बताया था कि मेरी आज तक कॉस्ट लग गई 3.6 करोड़, है ना, अगले 3 साल में मेरी 3.4 करोड़ और लग जाएगी, तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी थी 7 करोड़। अब मुझे 7 करोड़ पहले से पता है और मेरी आज तक कॉस्ट लग गई 3.6 करोड़, तो कहना इससे मैं 3.4 करोड़ मेरी बैलेंसिंग फिगर इज व्हाट, एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट। यस नो माय डियर फ्रेंड्स, वही अपन ने यहाँ पे किया, ठीक है। चलो सर, मुझे चाहिए कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ईयर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए मुझे, और रेवेन्यू चाहिए, एक्सपेंस चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू कंप्लीट, ये सारी चीजें चाहिए। तो सर कॉस्ट अप टू रिपोर्टिंग डेट ये अपने को पता है 2093 6068 8200। हाँ, इसमें मैंने अगर ऐड कर दिया टोटल फर्दर एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट, तो ये 597 यहां से आया, 2132 यहां से आया और ये 0, ये मेरी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट हो गई। ये एस्टिमेटेड कॉस्ट आ गई, कहना इससे मैं डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकाल सकता हूँ हर साल का। हाँ सर कैसे, 2093 डिवाइड बाई 8050 26%, 6068 डिवाइड बाई 8200 74%, 8200 डिवाइड बाई 8200 100%। ईयर 3 वैसे भी लास्ट ईयर है तो कहना इसे 100% ही आएगा डिग्री ऑफ कंप्लीशन। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी थी 9,092 मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू हर साल कितना रिकॉग्नाइज करोगे, तो डी इंटू ई, दिल्ली इंटू इटावा। कैसे, डिग्री ऑफ कंप्लीशन मुझे पता है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू पता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो 9,000 इंटू 26%, 9,200 इंटू 74%, 9,200 इंटू 100%। इसमें ये हर साल का मेरा रेवेन्यू है और इसमें प्रॉफिट अप टू डेट कितना है, तो कहना से इसको मैं इसमें से लेस कर दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज टिल टुडे लेस प्रॉफिट
सॉरी लेस कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट, तो कहना इसे प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। 247 मैंने 2340 को लेस किया किससे, 2093 से, ये लिखा भी है एफ माइनस ए। 740 कैसे आया, 6808 लेस 6068 और 92 लेस 82, तो कहना इसे 1000 आ गया। ओके सर ऑलरेडी प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कितना है, सर ये 740 में ऑलरेडी 247 लास्ट ईयर का भी है, तो करंट ईयर का 493 हो जाएगा। हाँ 1000 में 740 ऑलरेडी इंक्लूड है लास्ट ईयर तक, फर्स्ट 2 इयर्स का, यानी से 260 करंट ईयर का हो जाएगा। तो पहले साल अपने 247 का हुआ, दूसरे साल 493 का हुआ, तीसरे साल 260 का हुआ, हर साल का प्रॉफिट एंड लॉस बता दिया। हाँ कॉस्ट टू कंप्लीट, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट, तो कहना इसे मैंने टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट भी बता दी, फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट भी बता दी हर साल की। हाँ ये देखो, और क्या पूछा था मेरे से, ईयर वाइज रेवेन्यू भी मुझे बताना था, ईयर वाइज मैंने रेवेन्यू भी बता के रखा है। देखो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हर साल, ये मुझसे पूछा गया था मैंने बता दिया। हर साल का कॉस्ट भी पूछा था, ये देखो सारी चीजें मैंने एक ही स्टेटमेंट में बना के दिखा दी। एम आई क्लियर चार्टर्ड्स, यस नो, ये क्वेश्चन जरूर देख के जाना, ये है इजी, कुछ भी इसमें कुछ बड़ा नहीं किया अपन ने, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं देख के गए ना तो कई बार आपको दिक्कत हो जाएगी, और ये मस्ट डू क्वेश्चन है। ओके चलो अब आते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर, ये हमारा लास्ट है इसका, और इसी के बाद हमारा ये रिवीजन खत्म। इसके अलावा आप फिर इस प्लेनेट पे जितने S7 के क्वेश्चन है ना आप सारे कर सकते हो, दिस इज माई एश्योरेंस, अगर आपने कंसेप्चुअली चीजें समझी, रटने का नहीं है अकाउंट्स। ओके चलो आ जाते हैं सर, कॉन्ट्रैक्ट है, AB contractors entered into a contract on 1st January with XY to construct a 5-storied building. Under the contract, AB is required to complete the construction in 3 years, that is by 31st December 2003. Following information is relevant. वो क्या बोल रहे हैं, 5 करोड़ फिक्स प्राइस एग्रीड हुई, मतलब ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है हमारी। हाँ सर, मटेरियल कॉस्ट एस्केलेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ द इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट, 20% मटेरियल कॉस्ट में इंक्रीज आएगा। लेबर कॉस्ट में एस्केलेशन है 30% इंक्रीज इन मिनिमम वेजेस, वेजेस में भी 30% मिनिमम इंक्रीज होने वाला है, मतलब ये एस्केलेशन। ओके इन केस AB is able to complete the construction in less than 2 years and 10 months, it will be entitled for additional incentive of 50 lakhs, कहना इसे 50 लाख मुझे एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर मैंने 2 साल 10 महीने से कम में ये बिल्डिंग कंप्लीट कर दी। दिस इज नथिंग बट द क्लेम, यस ये ऐड होगा रेवेन्यू में। However, in the case construction is delayed beyond 3 years and 2 months, it will be charged a penalty of 20 lakhs. अगर 3 साल 2 महीने से ज्यादा टाइम लग गया तो कहना से आपको 20 लाख रुपए भी पेनल्टी के रूप में भी देना पड़ सकता है। अभी इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन बताई, अब देखते हैं आगे हुआ क्या है। At the start of the contract, AB has a reason to believe that the construction will be completed in 2 years and 8 months. ठीक है, वो तो उसको बिलीव से क्या मतलब, एक्चुअल में क्या हुआ। Assume that the construction was actually completed in 2 years 9 months. 2 year 10 months से पहले ही कंप्लीट हो गया, कहना इसे 50 lakhs भी मुझे रेवेन्यू में मिल जाएगा। हाँ क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला, 2 years 9 months में आपने कंप्लीट कर दिया। नाउ चार्टर्स सर, लेबर कॉस्ट was originally estimated to be 1.2 crores based on initial minimum wages. However, the cost have increased by 25% during the construction period. मतलब ये कंस्ट्रक्शन पीरियड में 25% बढ़ गई कॉस्ट। ठीक है सर, मटेरियल कॉस्ट हैव इंक्रीज बाय 40% ड्यू टू शॉर्ट सप्लाई। द टोटल इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट ड्यू टू 40% एस्केलेशन इज 80 lakhs. जो मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई 40% एस्केलेशन की वजह से, वो टोटल इंक्रीज कितनी, 80 lakhs, और हमें कितना अलाउ किया है उसने एस्केलेशन, 20% एस्केलेशन अलाउ करके रखा है। तो क्या मैं पूरी 80 lakhs मान के चलूंगा या सिर्फ 20% एस्केलेशन करूंगा, सर 20% जितना कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीड था। ये एस्केलेशन आपको कितना अलाउड है, 20% है मटेरियल कॉस्ट में, तो हम पूरा 40% जो इंक्रीज है कॉस्ट में वो नहीं हम रिकवर कर पाएंगे इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू, सिर्फ और सिर्फ 20% रिकवर कर पाएंगे। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट what should be the contract revenue in the above case. Okay, assume that in the year 2002 XY has requested AB to increase the scope of the contract, an additional floor is required to be constructed, there is an increase in the contract fee by 1 crore, 1 करोड़ से हम आपकी फीस भी बढ़ा देंगे। AB has incurred a cost of 20 lakhs for getting the local authority approval, which it will be entitled to claim from XY in addition to the increase in the fixed fees. 20 लाख आपने म्युनिसिपैलिटी को भी पे किया है, तो ये भी एक तरह से क्लेम में क्लेम में आ जाएगा, ऐड कर दोगे
जैसे आप बोनस को ऐड कर रहे हो वैसे इसको भी आप ऐड करोगे, क्योंकि 20 लाख आपने म्युनिसिपैलिटी से परमिशन ली है। ठीक है, वो बोल रहे हैं ऑल्सो मेजर द टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इन दिस केस, मतलब 2 बार कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू पूछा है, एक तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, ठीक है, इस वाले में मैंने इसको नंबर 1 दे दिया। नंबर 2, 2002 में एडिशनल फ्लोर दिया तो उसमें 1 करोड़ की फीस बढ़ गई, और 20 लाख का आपको अथॉरिटी पे भी देना पड़ेगा, लोकल अथॉरिटी को, मतलब म्युनिसिपैलिटी को, और उस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बनाना है। ठीक है सर, केस नंबर 1, सबसे पहले सर इनिशियल रुपीज इन करोड़, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी थी, 5 करोड़। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। इंसेंटिव 50 लाख का, 50 लाख का क्यों, क्योंकि 2 महीने 2 साल 10 महीने से पहले अपने को कंप्लीट करना था, हमने कंप्लीट कर दिया 2 साल 9 महीने में। कोई वेरिएशन आया, नो। सर एस्केलेशन आया, हाँ एस्केलेशन आया। सर टोटल इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट कितना था, 80 लैक्स, लेकिन वो 80 लैक्स कितने का था, 80 लैक्स किसका था, 40% इंक्रीज, हमें कितना अलाउड था, हम कितना रेवेन्यू में बढ़ा सकते हैं, 20% ओनली। कैन आई से 80 इज इक्वल टू 40%, ये 40 लिखा है बेटा, ठीक है, 40%। तो 80 लैक्स क्या है, 40% इंक्रीज की वजह से, मतलब टोटल कॉस्ट कितनी होगी मटेरियल की, 200 इंटू 20% में एस्केलेट कर सकता हूं, मतलब सिर्फ और सिर्फ मैं 40 लैक्स की एस्केलेशन कॉस्ट ले सकता हूं मटेरियल से। लेबर से कितनी लेनी है, सर लेबर में उसने बोला है ओनली 25% इंक्रीज हुई है, और टोटल लेबर कॉस्ट कितनी है 1.20, तो 1.2 इंटू 25%, कहना इसे 0.30, 30 लैक्स, तो 70 लैक्स इज माई वॉट, 70 लैक्स इज माई वॉट, सर 70 lakhs is my escalation cost which I will be for including in my revenue। तो ये 70 और प्लस 50 और प्लस 5 करोड़, टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू मेरा पहले केस में हो जाएगा 6.20 करोड़। सर केस नंबर 2, सारी चीजें सेम है, देखो 5 करोड़ का रेवेन्यू सेम है, हाँ, एस्केलेशन में मटेरियल कॉस्ट भी सेम है, लेबर कॉस्ट भी सेम है, इंसेंटिव 50 लाख का मिलना ही है, वेरिएशन 1 करोड़ एक्स्ट्रा बनाने का मिला है, हाँ, प्लस क्लेम 20 लाख का आपने अप्रूवल के लिए लोकल अथॉरिटी को पे किया, तो कहने से इस केस में मेरा 7.40 मेरा टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू हो जाएगा। हाँ सर, बस विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ एग्जॉस्टिव exam oriented revision of accounting standard 7 along with the questions of all varieties in around 35 to 40 minutes। ओके, आप अच्छे से इसको गो थ्रू कीजिए, फटाफट से सारे क्वेश्चंस कीजिए, और जल्दी से मिलते हैं अगले वीडियो पर, जो कि है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। ओके, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छा लगे तो डू कमेंट एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।